गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जांच कमेटी के मेंबर योगेश्वर दत्त का पहला इंटरव्यू। पहलवानों को FIR भी करानी चाहिए, बहन बेटी से यौन उत्पीड़न हुआ तो कोर्ट सजा देगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने जांच टीम गठित कर दी है। IOA की 7 सदस्यों की जांच कमेटी के सबसे अहम सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त हैं। अहम इसलिए क्योंकि योगेश्वर दत्त इस जांच कमेटी में हरियाणा के इकलौते मेंबर है। आरोप लगाने वाले रेसलर भी हरियाणा के ही हैं। वहीं योगेश्वर दत्त खुद भी रेसलर हैं। दोस्तों, योगेश्वर दत्त ने इस पूरे मामले पर कहा कि कोई भी संघ हो, कोई भी खिलाड़ी हो, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की कोई ना कोई दिक्कतें रहती ही है। इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं है, मगर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं बतौर रेसलर इन खिलाड़ियों को भी यही बोलूंगा कि मैदान में अगर आप आए हो तो FIR दर्ज कराओ, क्योंकि तहकीकात का काम पुलिस का होता है। सजा एवं फैसला न्यायालय सुनाता है। बार बार अगर हम एक ही आरोप लगाएंगे तो वे चीजें हल्की होती जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्ज के बदले पाकिस्तान ने लगाई बलूचिस्तान की बोली, चीन को दी कीमती संसाधनों की लूट की छूट, गरीबी में गुजर रहे बलूच। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की कर्ज में डूबी सरकार ने बलूचिस्तान को एक तरह से चीन के हवाले कर दिया है। इस पिछड़े इलाके में गैस और कई बहुमूल्य धातुओं का, प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भरा पड़ा है। चीन इन प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध खुदाई करता जा रहा है, जबकि ये पूरा इलाका केवल 1000 अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ ही एक गरीब क्षेत्र बना हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन अब पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को जमकर लूटेगा। चीनी कंपनियां यहां से खूब मुनाफा कमा रही है। बलूचिस्तान की स्थानीय आबादी को इससे मिलने वाला रोजगार या होने वाले आर्थिक लाभ बहुत कम है। इसी तरह के हालात म्यांमार में भी देखे जाते हैं, जहां चीन ने हाल ही के समय में सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से खनन का काम तेज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक, केंद्र का अब ट्वीट शेयरिंग रोकने का भी आदेश। कहा यह डॉक्यूमेंट्री छवि बिगाड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने PM मोदी को लेकर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। डॉक्यूमेंट्री की जांच में पाया गया है कि यह छवि बिगाड़ने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री के YouTube के लिंक जिन ट्वीट्स के जरिए शेयर किए गए हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि BBC ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया। कुछ YouTube चैनल ने इसे अपलोड किया है। ऐसा लगता है कि भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि YouTube ने भी वीडियोस को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ट्विटर ने भी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो के लिंक वाले ट्वीट्स की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेज आवाज में हो रही थी अजान, हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर लगा जुर्माना। मौलाना बोले DJ पर तो नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार प्रशासन ने 7 मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया है। इसे जमीयत उलमा उत्तराखंड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आरिफ ने ध्रुवीकरण वाला फैसला बताया। वहीं प्रशासन ने कहा कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था। हरिद्वार के पादरी पुलिस स्टेशन में पड़ने वाले कई एरिया की मस्जिदों को कहा गया था कि वो लाउड स्पीकर में कम आवाज में अजान करे। SDM पूरन सिंह ने कहा कि इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए मस्जिदों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 2 मस्जिदों को चेतावनी दी गई है, अगर वो भी नहीं मानते हैं तो उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिटिश PM ने सीट बेल्ट नहीं पहना, 10,000 रुपए का जुर्माना। लॉकडाउन पार्टी पर भी फाइन लग चुका है। भारत में हुआ था PM की कार का चालान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लंकाशायर पुलिस ने शुक्रवार को PM सुनक के खिलाफ 100 पाउंड का चालान जारी किया। हालांकि सुनक 2 दिन पहले यानी कि गुरुवार को इस मामले में माफी मांग चुके हैं। यह दूसरी बार है जब सरकार में रहते हुए ऋषि सुनक पर जुर्माना लगाया गया है। जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान
तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पत्नी केरी के साथ पार्टी करने पर भी उन पर पेनल्टी लगाई गई थी। उस समय सुनक लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए डाउनिंग स्ट्रीट में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, भारत में भी एक बार प्रधानमंत्री की कार का चालान किया जा चुका है। यह एक मात्र वाकया 1982 का है। तब देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी दिल्ली में ट्रैफिक डीसीपी थी। उस समय एशियाई खेल शुरू होने वाले थे। तभी कनॉट पैलेस के आउटर सर्किल के पास मिंटो ब्रिज एरिया में इंदिरा गांधी की कार आई। कार का ड्राइवर नियमों से हटकर कार को पार्क कर रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नोरा फतेही के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर का नया लेटर। कहा, दिन में करती थी 10 बार कॉल, जैकलीन के खिलाफ कर रही थी ब्रेन वॉश। जी हां दोस्तों, 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी मीडिया के नाम लिखी है, जिसमें उसने जांच पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही नोरा फतेही पर बयान बदलने से लेकर जैकलीन से जलन रखने जैसे आरोप लगाए। इस पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा से अपने रिलेशन के बारे में बताया है। उसने कहा है कि नोरा उसे दिन में 10 बार कॉल करती थी और जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ उसका ब्रेन वॉश करती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत ने नंबर 1 न्यूजीलैंड को 8 विकेट से धोया। घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज भी जीती। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी की अगुवाई में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने पहले न्यूजीलैंड को 108 रन पर समेटा। फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को 8 विकेट से बड़ी जीत दिला दी। इसी के साथ टीम इंडिया ने साल 2023 की लगातार तीसरी सीरीज भी जीत ली है। दोस्तों, दूसरा वनडे जीतकर सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज भी जीती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का घर में प्रदर्शन शानदार जारी है। उसने लगातार 7वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती। यह भारत में दोनों टीमों के बीच 7वीं सीरीज भी है, यानी कि टीम इंडिया ने कोई सीरीज अभी तक नहीं गंवाई है। सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है। न्यूजीलैंड वनडे की नंबर 1 टीम है, लेकिन मौजूदा सीरीज में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राम रहीम पैरोल पर आया बाहर, सीएम खट्टर बोले मुझे जानकारी नहीं। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल मिलने पर कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि हमें नहीं पता कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल मिली है। पैरोल मिली भी है तो पूरी प्रक्रिया का पालन करने पर ही मिली होगी और यह उनका अधिकार है। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई। अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को 3 महीने पहले भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस्तीफा देना तो दूर की बात, यूपी में कुश्ती टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट बने ब्रजभूषण, स्वागत में बिछे अधिकारी। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न व डराने धमकाने का आरोप है, उन्हें जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने तक पद छोड़ने के लिए कहा गया है। मगर इसके बावजूद ब्रजभूषण शनिवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा में शुरू हुए प्रमुख कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के कोसरगंज के लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के सांसद भी हैं। अब तक वह 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं, क्योंकि वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, जहां उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ देश के 200 से ज्यादा पहलवान 3 दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पहलवानों का साफ कहना है कि ब्रजभूषण सिंह को डब्ल्यूएफआई से हटाया जाए और इकाई को भी भंग कर दिया जाए, मगर ब्रजभूषण सिंह ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों, शनिवार को ब्रजभूषण सिंह ने गोंडा के नंदिनी नगर स्टेडियम में शुरू हुए सीनियर ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मंच पर ले जाने से पहले अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और माल्यार्पण भी किया। ब्रजभूषण वहां चल रहे मैचों को देखते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर कोरिया से दोस्ती निभाने के चक्कर में शरणार्थियों को नहीं दे रहा वैक्सीन चीन, इलाज से भी किया इनकार। जी हां दोस्तों, अमेरिका स्थित रेडियो नेटवर्क वॉइस ऑफ अमेरिका ने बताया कि चीन उत्तर कोरिया से आने वाले शरणार्थियों को कोविड टीके न देकर उनके साथ भेदभाव कर रहा है और इस तरह उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने कोविड प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी उत्तर कोरिया के शरणार्थियों को उपचार प्रदान करने से इनकार कर दिया। पहचान
पहचान प्रमाण की कमी के कारण शरणार्थियों को गंभीर कोविड लक्षणों का सामना करने पर भी उपचार प्रदान नहीं किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा कारणों से उज्बेकिस्तान डाइवर्ट, 238 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स थे सवार। जी हां दोस्तों, बम की धमकी के बाद रूस से गोवा आ रही चार्टर्ड फ्लाइट को शनिवार सुबह उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक अजूर एयर की फ्लाइट ने रूस के पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। गोवा के सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात करीब 12:30 पर डाबोलिम एयरपोर्ट के डायरेक्टर के पास मेल भेजा गया था। इसमें लिखा गया था कि प्लेन में एक बम प्लांट किया गया है। अधिकारी के मुताबिक प्लेन में बम होने का मेल मिलते ही इसे भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था। यह फ्लाइट डोबोलिन एयरपोर्ट पर सुबह 4:15 पर पहुंचने वाली थी। वहीं डाइवर्ट किए जाने के बाद इसने 4:30 बजे उज्बेकिस्तान में लैंड किया। प्लेन में 238 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। यात्रियों में 2 नवजात और 7 क्रू मेंबर्स होने की जानकारी भी मिली है।